हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्कस किया था और उसके पहले वाली क्लास में हमने गॉस थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए थे। आज की क्लास में हम गॉस लॉ का यूज करके कूलम्स लॉ को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके हम कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे। और कूलम्स लॉ क्या है? When two charges are present at distance r, Q1 and Q2 हमारे पास दो चार्ज है जिनके बीच का डिस्टेंस r है। इस कंडीशन पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। यही हमने पढ़े हैं, यही कूलम्स लॉ है। यदि K की वैल्यू रखेंगे, यदि हमने मान ली Q1 और Q2 चार्जेस इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस या वैक्यूम या फ्री स्पेस में यदि दोनों चार्ज प्रेजेंट है तो इनके बीच में फोर्स कितना लग जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। यही हमने पढ़े, ठीक है। तो अब हमें इसी लॉ को प्रूव करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। हम इसकी जगह Q1 की जगह Q चार्ज लेंगे एंड Q2 की जगह Q नॉट चार्ज लेंगे। Q नॉट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये भी दोनों पॉइंट चार्ज है। तो हमने Q1 की जगह क्या कंसीडर करेंगे? Q कंसीडर करेंगे और Q2 की जगह Q नॉट कंसीडर करेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस r रखेंगे। तो हमारे पास फोर्स का जो फार्मूला निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। बस इतना डिफरेंस आने वाला है। फार्मूला तो सेम है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए, इतना आप नोट करिए। ये बेसिक कंसेप्ट है जिसका यूज होगा डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ में। Let's consider we have a point charge Q which is placed at point O in free space। ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है, फ्री स्पेस पे। आ रही बात समझ में? तो इसके अराउंड हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कंसीडर Gaussian surface around पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किए और गॉसियन सरफेस कैसा रहने वाला है? जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किए हैं, ये गॉसियन सरफेस हमने स्फेरिकल सेल कंसीडर किए हैं, ठीक है। मतलब इस कोई भी एक स्फेरिकल हमने जो स्फेरिकल शेप की बात कर लेते हैं, स्फेरिकल शेप हमने कंसीडर किए गॉसियन सरफेस का। आ रही बात समझ में? जैसे कि फुटबॉल हो गया, ठीक है, और उसके सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। आ रही बात समझ में? और जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर करते टाइम मैंने लास्ट क्लास में बताया था कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी ये हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। और जो गॉसियन सरफेस रहेगा ये सिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस होना चाहिए। मतलब इस चार्ज से हर जगह का, हर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेम है और ये जो सरफेस है सिमेट्रिकल रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, इतने पॉइंट नोट करिए। E की वैल्यू हमेशा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए और जो गॉसियन सरफेस रहेगा वो हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए। अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट हमेशा गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। इतने पॉइंट नोट करिए। नाउ कंसीडर एनी पॉइंट
ऑन गॉसियन सरफेस, मान लेते हैं हमारे पास जो पॉइंट है वो P है, ठीक है। हमने P पॉइंट कंसीडर कर ली गॉसियन सरफेस पर। आ रही बात समझ में इतनी, ठीक है। जैसे हमने गॉस थ्योरम को प्रूव करते टाइम कंसीडर किए थे, सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक यदि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की यदि हम बात करें, सेंटर से O से और P पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमने स्मॉल r कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r रहेगा। यहाँ पर एक स्मॉल रीजन कंसीडर करते हैं। इस स्मॉल रीजन, ये जो स्मॉल रीजन है, इस रीजन में हम एरिया वेक्टर देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे, दोनों का डायरेक्शन देखेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे कोई चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है, हमेशा आउटवर्ड रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आ रही बात समझ में। और एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम रहेगा ds, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही जब गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे तभी मैंने क्लियर कराया था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्लोज्ड 3D सरफेस में, 3D सरफेस है, क्लोज्ड स्फेरिकल शेप है इसका, तो इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा एरिया वेक्टर और आउटवर्ड रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 बन रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इतनी बातें समझ में, ठीक है। इतना नोट करिए आप। स्मॉल फ्लक्स coming out from the small region is equal to, ठीक है। ये जो स्मॉल रीजन है, इस स्मॉल रीजन में जो फ्लक्स बाहर निकलेगा, जो इसमें इस स्मॉल रीजन में जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, यही हमने पढ़े हैं, ठीक है। डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, याद करिए, मैंने पहले आपको बताया था ये फार्मूला, ठीक है। ये स्मॉल रीजन के लिए देन द टोटल फ्लक्स coming out from Gaussian surface will be, ठीक है। तो टोटल सरफेस की टोटल फ्लक्स की बात कर रहे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पर, कमिंग आउट फ्रॉम गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में हम बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करेंगे, मैंने आपसे बताया था गॉस थ्योरम को जब हम प्रूव कर रहे थे। तो पूरे जितना भी सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, उस सरफेस के हर एक छोटे छोटे रीजन में हम पॉइंट P पॉइंट कंसीडर करते जाएंगे और उस P पॉइंट पर हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। आ रही बात समझ में। मतलब ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट छोटे छोटे रीजन हमें कंसीडर करना है पूरे स्फेरिकल शेप में, मतलब पूरे गॉसियन सरफेस में कंसीडर करना है, ठीक है। और जब हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो स्मॉल रीजन में जितना फ्लक्स है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि सारे स्मॉल रीजन में इतना ही फ्लक्स निकलने वाला है, तो सारे फ्लक्स को हम सम कर रहे हैं क्योंकि टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, बाय इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय इंटीग्रेशन ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास फाई, क्लोज सरफेस है इसलिए हमने क्लोज का साइन लगा लिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। आ रही बात समझ में इतनी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि डी फाई ई
बहुत सारे होंगे, हर स्मॉल रीजन के अलग अलग होंगे, सबको सम करेंगे तो किसके बराबर जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन करना। तो कितना आ जाएगा, फाइव ई। फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा, ई को बाहर निकालेंगे। क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। मैंने पहले बताया था हर एक पॉइंट पर ई की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 0 है। यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। आरी बात समझ में, तो हम उसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव ई इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ई डी एस। और डी एस की वैल्यू क्या होगी, डी एस की वैल्यू होगी 4 पाई आर का स्क्वायर। आरी बात समझ में। एस की वैल्यू क्या है, एस सॉरी डी एस के जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर एस लिखेंगे। यहाँ पर स्मॉल सरफेस एरिया है, ये डीएस क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया हमने मान ली एस, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एस इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एस इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्पेरिकल शेप है क्योंकि, और स्पेरिकल स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास 5e की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी e 4 पाई आर का स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इतना नोट करिए, ठीक है, जल्दी से इतना नोट करिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, या वीडियो को पुश करके नोट करिए, ठीक है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट स्टेप, नाउ अप्लाई गॉस लॉ। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू फाइव ई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई पढ़े हमने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाइव ई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब फाइव ई तो इक्वल होगा, हम चाहे इस फार्मूले से निकाले या इस फार्मूले से, दोनों में तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इसी स्पेरिकल शेप से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोनों फ्लक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब दोनों इक्वेशन को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, ठीक है। आधी बात समझ में। दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख देंगे। ई 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आधी बात समझ में, ठीक है। ये क्यू वी और ये क्यू वी, ठीक है। दोनों को क्या कर दी हमने, इक्वल रख दिए, ठीक है। यहां से हम E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। आ रही बात समझ में। इसको हमने क्या किया, नीचे ट्रांसफर कर दिए, E की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नाउ अप्लाई, नाउ वी नो दैट when any charge present in an electric field, its experience of force कूलम फोर्स, ठीक है। कोई भी चार्ज यदि हमने किसी भी चार्ज को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पी पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज रखे हैं, ठीक है। क्या रखे हैं, टेस्ट चार्ज, मतलब इमेजिनरी कंसेप्ट है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पर रखे इस पी पॉइंट पर। तो ये एक फोर्स, टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालते हैं यदि कोई भी हमारे पास चार्ज है, ठीक है। इतना नोट करिए आप, इतना नोट करिए। यदि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, चार्ज रखे और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें, कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक चार्ज ले ली हमने, पॉजिटिव चार्ज।
इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कुछ ऐसी रहेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट हमने ले लिया P, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पर हमने मान ली P। इस P पॉइंट पर यदि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाले तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? फोर्स। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं टेस्ट चार्ज। मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताया था तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, आरी बात समझ में? तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q नॉट E। ठीक है, बस इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करना है। फोर्स इज इक्वल टू जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, हम यहाँ टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। एनी चार्ज में क्या है? टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज को हमने कंसीडर करे हैं। ठीक है, एनी चार्ज की जगह हम क्या लेंगे? टेस्ट चार्ज। तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट E हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। आ रही बात समझ में? अब कुछ नहीं करना, आप केवल फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कूलम्स लॉ हो जाएगा। इतना नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। Now put the value of electric field in equation फिफ्थ इक्वेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू E की जगह आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फार्मूला है। F इज इक्वल टू जाएगा Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो यही तो हमारे पास कूलम फोर्स है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमने इस तरीके से कूलम्स लॉ को ऑब्टेन कर लिया बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 मैंने नहीं लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।